वह आदमी अपनी सजा काट रहा था, फिर भी जेल छोड़ने से इनकार कर रहा था। उसे बस मेरे बनाए खाने का एक टुकड़ा चाहिए था। वे अक्सर एक अतिरिक्त टुकड़े के लिए भी झगड़ते थे, यहाँ तक कि बाहर लोग अंदर जाकर खाने के लिए लगभग जान माल का संघर्ष कर रहे थे, जबकि मैं मूल रूप से चौक में सिर्फ पैनकेक बेचने वाला था। लेकिन गिरोह के सरगना ने मुझे बलि का बकरा बनाया और अंदर ले आया, और मुझे 1 हफ्ते में फांसी दी जानी थी, और मैं दुख और आक्रोश से भरा हुआ था। चेतावनी देने वाले कप्तान ने मुझे पूछताछ कक्ष में ले जाकर जोन 1 के कैदियों के लिए खाना बनाने का आदेश दिया, लेकिन तिल के केक बनाना जानने से चीन में आपको शेफ नहीं माना जाता। क्या मुझे 2000 केक बनाने होंगे? लेकिन हर पल को कीमती समझने के सिद्धांत पर चलते हुए मैं उसके पास अनिच्छा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि पहले क्षेत्र में रसोई के उपकरण बेहद साधारण थे, सामग्री ताज़ी नहीं थी और कैदी केवल 40 मिनट की दूरी पर थे। खाने के समय 2000 लोगों के लिए खाना बनाना एक चुनौती होगी, चाहे आप खाना पकाने के भगवान स्टीफन चाओ को ही क्यों न बुला लें। लेकिन अगर खाना समय पर तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि जेल का वार्डन मुझे जाने नहीं देगा और मौत की सजा पाए कैदी भी मुझे मार डालेंगे। ठीक उसी समय जब मैं हताशा में डूबा हुआ था, अचानक मेरे दिमाग में पकौड़ी का सूप बनाने के बारे में एक पत्र का ख्याल आया। मैंने गहरी सांस ली और उंगलियां हिलाते हुए उसे बनाना शुरू किया। इसी बीच जोन 1 के गंभीर अपराधियों के व्यायाम मैदान में छोटे बालों वाला पीटर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठा था। जमीन पर धूप सेंकते हुए ये व्यक्ति, चाहे जेल में हो या बाहर, अपार शक्ति और प्रभाव रखता था। वह वास्तव में एक जेल का तानाशाह था। वह अचानक खड़ा हो गया और अपने साथ एक समूह का नेतृत्व करने लगा। अपराधी रेस्तरां के बाहर पहुंचा और अपने साथियों से चिल्लाकर बोला, दोस्तों, अगर दोपहर का खाना अभी भी पहले की तरह ही घटिया रहा तो हम क्या करेंगे? उसके बगल में खड़े दुबले पतले आदमी ने गुस्से से कहा, क्या करें? उसे भगवान के पास भेज दो। तभी रेस्तरां के दरवाजे पर लगातार तेज दस्तक से सन्नाटा टूट गया। ईश्वर के कारागार साइलस चौंक गया। दोपहर के भोजन का समय हो गया था, लेकिन रसोई में व्यस्त मुझ पर नजर डालते ही उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। वह मेरी स्थिति जानता था और मुझे बचाना चाहता था, लेकिन रसोई का दृश्य देखकर वह चौंक गया। 50 बड़े बड़े बर्तन सफेद रंग के तरल पदार्थ से भरे हुए थे। दलिया जैसा दिखने वाला वह भोजन उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका रूप रंग काफी साधारण था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे धोखा दे सके। दरवाजे पर आवाज सुनकर मैंने जल्दी से उसे इसे उठाने में मदद करने दो, साइलस ने सिर हिलाते हुए कहा। इसे बाहर ले जाने के बाद मैं तुम्हें पहले यहां से ले जाऊंगा, नहीं तो वे हत्यारे हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में उनके प्रति सद्भावना का भाव उमड़ आया। लेकिन इससे पहले कि मैं सारे पकौड़े का सूप कैंटीन की खिड़की तक ले जा पाती, बाहर से चीखें सुनाई दी। अलार्म बज चुका था और लोहे का गेट जोरदार आवाज के साथ टूटकर खोला जा रहा था। वे उसे धक्का देकर तोड़ने भी लगे थे। हमारी हरकतें काफी तेज हो गईं। आमतौर पर हम घुसपैठियों को अंदर आने देते। लोग इसे खुद धो रहे थे। पीटर इसे रोकना चाहता था, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को दूसरों के लिए खाना लाने का आदेश दिया। हालांकि आज सुबह रसोइये के साथ हुई खूनी घटना के कारण रसोइये और कैदी के बीच संपर्क से बचना आवश्यक हो गया। सब कुछ सुलझ जाने के बाद साइलस ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया, फिर मुझे एक दूसरे गलियारे से होते हुए सेल नंबर 99 में ले गया और अंत में भोजन कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। पीटर चमड़े की जैकेट पहने और होठों पर सिगार की अंगूठी लटकाए हुए दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसके साथी सम्मानपूर्वक चल रहे थे। पीटर की नजर भोजन परोसने वाली खिड़की पर पड़ी। अरे साइलस, नया शेफ कहाँ है? साइलस ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से जवाब दिया। कोई टिप्पणी नहीं, पीटर ने ठंडे लहजे में कहा, फिर अपने अधीनस्थ शोहो को कुछ आदमियों को लाने का आदेश दिया। जैसे ही शोहो खाना लेने गया, वह जम गया, फिर हैरानी से बोला, क्या ये सुअरों का खाना है? पीटर का चेहरा खाना अचानक ठंडा हो गया। वह जल्दी से परोसने वाली खिड़की की ओर भागा और जब उसने अंदर करीने से रखी सफेद खमीर की बाल्टियां देखीं, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये तो बहुत बुरा है। साइलस को देखते ही पीटर की आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा। उन्होंने सचमुच उन्हें सुअर का मल खिला दिया। अगर पीटर इस अपमान को सह लेता है तो वह दोबारा बॉस कैसे बन सकता था? साइलस ने सहज ही एक कदम पीछे हट लिया। उसके हाथ में पकड़ी हुई स्टन गन पसीने से भीग गई। वह बस एक मनगढ़ंत कहानी बना सकता था। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। इस समय उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा जागी।
साइलस ने पहले ही पूछ लिया था कि इस व्यंजन को उस रहस्यमय प्राचीन पूर्वी देश में क्या कहा जाता है। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, भगवान का सूप, और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन पीटर ने मुझे पकड़ लिया। यार, तुम्हें यहीं रुकना होगा, उसने कहा, और फिर मुझे पकड़ लिया। उसने किनारे से एक चम्मच उठाया और सूप का एक निवाला लिया, लेकिन खुद खाने के बजाय उसने उसे अपने छोटे भाई बीस्ट मंकी की ओर बढ़ा दिया। बीस्ट मंकी, उसने कहा, तुम 2 साल से मेरे साथ हो। सूप का ये कटोरा तो मैं तुम्हें दे देता हूं, उस जानवर बंदर ने हिचकिचाहट भरे चेहरे और आंखों में फड़कन के साथ कहा। उसने शुरू से ही साइलेस की बकवास पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन वह अपने मालिक की अवज्ञा नहीं कर सकता था। उसकी बात अनसुनी करते हुए मैंने बस कटोरा उठाया और एक घूंट पी ली। लेकिन अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैं वहीं जम गई, एक गर्मजोशी भरे आनंदमय एहसास से भर गई। यह अनुभूति उसकी जीभ की नोक से लेकर पूरे शरीर में फैल गई, मानो वह खुद को अपनी माँ की गोद में लेटे हुए एक बच्चे के रूप में देख रहा हो, और यहाँ तक कि उसे भगवान भी उस पर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हो। बंदर बेहद खुश था। बंदर के चेहरे के भाव देखकर पीटर को शक हुआ, इसलिए उसने तुरंत अपने कटोरे से एक निवाला खा लिया। अचानक वह पूरी तरह से अभिभूत हो गया। उसे ऐसा भ्रम होने लगा मानो वह अपने बचपन की झूला कुर्सी पर बैठा हो और उसकी माँ उसे प्यार से सहला रही हो। ये सब इतना वास्तविक लग रहा था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बगल में खड़ा युवा पुलिस अधिकारी साइलस अविश्वास से देख रहा था। आखिर क्या हो रहा था? हेगर और टॉम क्रूज, मैं रो रहा हूँ। ये गंवार लोग, जिन्होंने कभी चीनी खाना चखा तक नहीं, खुद को नेता कहते हैं। ये तो बिल्कुल निकम्मे हैं। लेकिन हालात देखकर लगता है कि इनकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है। वे उन्हें बचाने में कामयाब हो गए थे। अपने बॉस और जानवर बंदर हेजोमेन को शराब के नशे में लगभग मृत देखकर गुंडों का समूह अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा था। उन दोनों ने एक एक बड़ा निवाला लिया और एक बड़े कटोरे से पिया। उनके चेहरे अवर्णनीय खुशी से चमक रहे थे। पीटर पहले ही 3 बड़े कटोरे खाली कर चुका था। उसने अपने दोनों आदमियों को आंख मारी और वे एक बाल्टी उठाकर हॉल 31 में पीटर की आलीशान कोठरी में ले गए। उसे अपने लिए कुछ पैसे बचाकर रखने थे। अराजक लूटपाट के बाद दोपहर का भोजन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। सूप से भरी 50 बाल्टियां गायब हो चुकी थीं। कुछ ही क्षण पहले 2 समूहों के बीच बाल्टियों के निचले हिस्से को लेकर लड़ाई भी हुई थी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, किसी को मामूली चोटें नहीं आईं। जब रॉयल पेट्रोल के कैप्टन मार्टिन अपने आदमियों के साथ पहुंचे तब तक दोनों समूह तितर-बितर हो चुके थे। मार्टिन ने कुछ पल के लिए उस अफरा-तफरी भरे दृश्य को देखा। उसे सिरदर्द होने लगा। 5 कैदी कोने में दुबके हुए थे, आपस में कुछ बुदा-बुदा रहे थे और कुछ रहस्यमय काम कर रहे थे। मार्टिन उलझन भरे भाव से उनके पास पहुंचा और उन्हें करते देख वह खुद को रोक नहीं पाया और झूके होंठ फड़क उठे। ये 5 शातिर अपराधी सचमुच संतुष्टि से अपनी प्लेटें चाट रहे थे। ये बिल्कुल बेतुका था, मानो उसकी मां ने किसी और भी बेतुकी चीज का दरवाजा खोल दिया हो। यह अविश्वसनीय रूप से हास्यास्पद था। उसने रेस्टोरेंट से सभी को बाहर निकाल दिया और फिर वार्डन को फोन करके मामूली झड़प की संक्षिप्त जानकारी दी। वार्डन थोड़ा हैरान था, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बस मार्टिन को निर्देश दिया कि वह उस शाम उनके लिए खाना बनाने के लिए एक अच्छा शेफ ढूंढे, बजाय इसके कि वह हत्यारा पैनकेक बेचने वाला फिर से खाना बनाए। घटिया काम नहीं चलेगा। ये पहले से ही काफी अच्छा है, मार्टिन ने कहा, लेकिन मन ही मन वह खुद को कोस रहा था। उसके अलावा मैं यह और कहाँ कर सकता था, और मैं ये कर सकता हूँ। ये डम्पलिंग सूप इतना स्वादिष्ट बना कि इसका सारा श्रेय खाना पकाने से पहले इस्तेमाल किए गए बिग पॉट कुकिंग सिस्टम को जाता है। दोपहर की नींद से जागने पर मुझे पहले ही 2000 से ज्यादा संतुष्टि मिल चुकी थी। वाह, कमाल है। मुझे कांस्य स्तर की लॉटरी में भाग लेने के लिए 3000 अंक चाहिए। पुरस्कार राशि में वह मृत्युदंड स्थगन कार्ड है जिसकी मुझे आवश्यकता है। यदि मुझे जीवित रहना है तो मुझे जल्द से जल्द अधिक से अधिक अंक जमा करने होंगे। तभी बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। साइलस कोठरी के बाहर प्रकट हुआ। वो चाहता था कि मैं रात का खाना बनाऊं, और मैं तुरंत मान गई। मैं सहमत हो गया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे एक सहायक भी दे दी, एक खूबसूरत और पतली काया वाली महिला जिसने पहले रोनगो रेस्टोरेंट में काम किया था। ऐसा लगता है कि खाना पकाने के कौशल से जेल में कुछ विशेषाधिकार मिल सकते हैं, लेकिन जब सोफिया ने मेरी निगाहें देखीं तो उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गईं। जब साइलस ने हमें चेतावनी दी तब भी उसने हमें दोस्ताना नजर से नहीं देखा।
साइलस के बोलने के बाद उसने हमें जल्दी खाना बनाने को कहा और फिर रसोई से बाहर जाकर इंतजार करने लगा। मैं कहने ही वाला था, लेकिन सोफिया ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम जैसे लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। सोफिया ने दांत पीसते हुए अपनी बात खत्म की। वह दीवार से टिक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और चुप रहा। मैंने उसे अनसुना कर दिया और अपना ध्यान उन सामग्रियों पर केंद्रित किया जिनका हम उस दिन उपयोग कर सकते थे। फ्रिज की जांच करने के बाद मैं आह भरे बिना नहीं रह सका। खाने के लिए सचमुच कुछ भी अच्छा नहीं था। मांस और सब्जियां बहुत कम थीं, इसलिए मुझे डिस्ट्रिक्ट 1 जेल में उपलब्ध विकल्पों में से केवल सादे नूडल्स ही चुनने पड़े। कमरे के अंदर पीटर ने घबराकर डॉक्टर की ओर देखा। क्या मेरे भाई के जागने की कोई संभावना है? आपके भाई की हालत को देखते हुए उसके जागने की संभावना? अगर संभावना 10,000 में 1 है, तो मेरा सुझाव है कि उसे इस निष्क्रिय अवस्था में रहने देने के बजाय उसके लिए शांतिपूर्वक इस दुनिया को छोड़ देना बेहतर होगा। पीटर का दिमाग सुन्न हो गया। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह पल भर में कई साल बूढ़ा हो गया हो। उसने रॉबिन्स के लिए कोई परेशानी तो नहीं खड़ी की, लेकिन वह इतना कमजोर और सुस्त था कि रॉबिन्स को उसे विदा करने के लिए लगभग मजबूर होना पड़ा। पीटर बिस्तर पर बैठ गया, अपने छोटे भाई का हाथ कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों में दुख भरा हुआ था। उसने कहा, तुम्हारी ठीक से देखभाल न कर पाने की गलती मेरी है। अगर कोई तुम्हें जगा दे तो मैं अपने हाथों में जो कुछ भी है उसे त्यागने को तैयार हूं। धन दौलत और सत्ता को भूल जाए। दृश्य बदलता है और मैं यहाँ हूँ अपने साधारण नूडल्स बनाने के लगभग अंतिम चरण में। मैंने सबसे पहले अपने लिए एक कटोरी बनाई और तुरंत ही एक स्वादिष्ट सुगंध हवा में फैल गई। पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। सोफिया को सादे नूडल्स की खुशबू आए और जैसे उसे हल्का सा बिजली का झटका लगा हो, उसके मुंह के कोनों से लार टपकने लगी। मैंने देखा, सोफिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे कुछ चाहिए था लेकिन उसे कुछ नहीं दिया गया। फिर उसने परम आनंद के साथ एक बड़ा घूंट भर लिया। सोफिया का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। जैसे ही उसने अपना क्रोध प्रकट किया, उसकी सारी इज्जत धरी रह गई और उसने दांत पीसते हुए एक वाक्य कहा, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे सामाजिक कचरे से है। सोफी, मैं तुम्हारा खाना खाने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। 10 मिनट बाद साइलस और सोफिया रसोई में थे, हाथों में कटोरे लिए लगातार कांटों से नूडल्स खा रहे थे। आनंदित भाव से भरे चेहरे के साथ साइलस को आखिरकार समझ में आ गया कि दोपहर के भोजन के समय कैदी खाने के लिए क्यों लड़ रहे थे। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरे मन में प्रशंसा का भाव उमड़ आया। खाने के समय से पहले ही रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार लग चुकी थी और लोहे के गेट। दरवाजे पर दस्तक से खनखनाहट की आवाज आई। मुझे आराम से बैठा देखकर साइलस ने अपने एक सहकर्मी से सोफिया को घर छोड़ने को कहा। जाते समय सोफिया कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा गई। वह रुक गया, शायद इसलिए कि उसके आसपास के लोग ये बात जोर से नहीं कहते थे। फिर साइलस कैदियों को भोजन कक्ष में ले गया। आज रात पीटर नहीं बल्कि वह खूंखार बंदर अंदर आया और दोपहर के समय हमेशा की तरह बंदर कुछ साथियों को खिड़की से अंदर ले गया ताकि कतार में खड़े कैदियों को खाना परोस सके। बाल्टी में नूडल्स तैरते देख बंदर ने सबसे पहले ये मुस्कुराई, फिर भौहें चढ़ाकर शिकायत भरे स्वर में बोली, नूडल्स क्यों? मुझे नूडल्स से सबसे ज्यादा नफरत है और मेरे बड़े बेटे को तो उनसे और भी ज्यादा नफरत है। लेकिन क्योंकि मैंने जो लंच बनाया था वो काफी अच्छा था और उन्होंने मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। मैं हल्की सी मुस्कुराई। ये नूडल डिश ऐसी नहीं है जिसे आप सीधे खा सकें, इसके साथ परोसी जाने वाली चीजें आपको खुद तैयार करनी पड़ती हैं। सूप एकदम गर्मागर्म है, मैंने कहा, फिर हाथ बढ़ाकर अपने बगल में रखे बड़े इंसुलेटेड कंटेनर का ढक्कन उठाया। तुरंत ही कंटेनर से स्वादिष्ट सुगंध और भाप निकलने लगी। एक तीव्र सुगंध तेजी से पूरे रेस्तरां में फैल गई। सुगंध की चपेट में आते ही मुंह में पानी आ गया। भाई जानवर बंदर, जल्दी करो और लड़ना शुरू करो। भाई लोग खाने को लेकर काफी अधीर हो रहे थे, लेकिन उस विशालकाय बंदर को कोई जल्दी नहीं थी। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, थमस में देखा और खुशबू से कुछ पल के लिए दंग रह गया। इसके बाद उसने जल्दी से 5 हिस्से पैक किए और उन्हें बड़े भाई को भेज दिया, फिर बाकी लोगों को खाना परोसना शुरू किया। इस बीच दा माओ, जो सेल नंबर 1 में गया था, अपने भाई की हालत को लेकर अभी भी नाराज था। अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह न मिलने पर ब्लूम अपने 2 साथियों के साथ लड़खड़ाते हुए एक थमस लेकर अंदर आया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ज्यादा समय न लग जाए।
इससे खाने का स्वाद बिगड़ गया और वे अंदर जाने से पहले अनुमति लेने का नियम भूल गए, जिसके परिणामस्वरूप पीटर ने उन्हें खूब डांटा। तीनों बहुत डर गए थे, उनके दिल चिंता से भर गए थे। बेहद घबराए हुए पीटर ने ये जानकर मेज पर अपना हाथ पटक दिया कि रात का खाना असल में नौकरी के लिए एक प्रारंभिक साक्षात्कार था। उसकी निगाहें ब्लूम की ओर बर्फीली ठंडी थीं और ब्लूम जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, दया की भीख मांगने की भीख नहीं। उसके दोनों साथी डर से जमीन पर जमे पड़े थे। तभी एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जाओ और उस रसोइये को मार डालो। लेकिन तभी उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। पीटर फूट फूट कर रोने लगा और कंबल भीग गए। किरा की धुंधली आंखों ने पीटर को टकटकी लगाए रखा, उसके होंठ हल्के से हिले मानो वह कुछ कह रही हो। पीटर जल्दी ही अपने सदमे से उबर गया और धीरे से किरा के करीब चला गया। तभी पीटर को जीरा की धीमी अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, भाई खाना क्या है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। पीटर खुशी से झूम उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने छोटे भाई से पूछा, यांगचुन, क्या तुमने नूडल्स खत्म कर लिए? सौभाग्य से कुछ बच गए। हालांकि पीटर किसी और को नहीं ला सका, लेकिन अपने भाई की खातिर उसके पास मजबूरी में यही विकल्प था कि वह नूडल्स ले आए। इस समय पीटर बहुत अच्छे मूड में था और उसने धैर्यपूर्वक अपने छोटे भाई से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इसे खाना चाहता हूं, बल्कि इस नूडल की सुगंध ने ही कीरा को उसकी सुस्ती से जगाया है। डॉक्टर की जांच के बाद शायद वह इसे खा सकेगा। ये सुनकर तीनों युवक स्तब्ध रह गए। अंततः 3 विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद वे सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये चिकित्सा इतिहास का एक चमत्कार था जिसे दोहराया नहीं जा सकता था। अपनी चिंता के चलते पीटर उसी रात अपने भाई को इलाज के लिए सबसे अच्छे अस्पताल ले गया। जाने से पहले अपने भाई के आग्रह पर पीटर अपने साथ कुछ सादे नूडल्स से भरा थमस ले गया। इस कृत्य ने उसे लेने के लिए आए एम्बुलेंस को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। अजीब बात है, अस्पताल में वाकई कोई समस्या थी और खाना बनाने के बाद मुझे पहरेदारी कर रहे साइलस ने सेल नंबर 99 में वापस भेज दिया। और उस साधारण से नूडल्स के कटोरे की वजह से ही मुझे वो मिला जो मैं चाहती थी। फांसी 7 दिनों के लिए टाल दी गई। हालांकि मुझे यह नहीं पता था कि जिस अपराधी सरगना ने मुझे बलि का बकरा बनाया था, उसने फांसी टलने की खबर मिलते ही तुरंत जेल से संपर्क कर लिया था। वांग मिंटू ने उन्हें 6 दिनों के भीतर मुझे खत्म करने का निर्देश दिया था। अगले दिन भोर से पहले मैं रेस्तरां के रसोई घर में पहुंचा। उस समय साइलस और सोफिया पहले से ही वहां मौजूद थे। सोफिया देखने में ठीक लग रही थी, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे देखा वह कुछ डॉक्टर जैसी थी। उसने थोड़ा सज धज भी किया था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पहले उसकी अच्छी तरह से जांच की। सामग्री अभी भी कम थी। एक आह भरने के बाद उन्होंने अंततः सोयाबीन पेस्ट में डूबे हुए भाप में पके हुए बन बनाने का फैसला किया। दोनों के एक साथ काम करने से सोयाबीन पेस्ट वाले भाप में पके हुए बन जल्द ही तैयार हो गए। खाना बन जाने के बाद सोफिया ने स्टीमर में बने हुए भाप से पके हुए बंस को संदेह भरी निगाहों से देखा। यह न तो ब्रेड जैसा दिख रहा था, न ही पिज्जा जैसा। क्या ये खाने लायक था? ओह! लेकिन पिछली रात खाए सादे नूडल्स याद आते ही मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। तब तक काफी सारे कैदी भोजन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, जिससे साइलस भी परेशान हो गया। ये तो वाकई बहुत बुरा है। आम तौर पर यहाँ सुबह 7 बजे खाना परोसा जाता है, अभी तो सिर्फ 6:30 बजे हैं। क्या ये कैदी पागल हो गए हैं? वह भोजन कक्ष के अंदर से दरवाजे के पास पहुंचा और सुनने लगा। उनकी चीखों ने उन्हें और भी हैरान कर दिया। दरवाजा खोलो, हमें खाना है। हे भगवान, कृपया हमें खाना परोसो। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें यातना देना बंद करो। रस के चेहरे पर भाव बदल गए। यह कोई साधारण भोजन नहीं था। पुनर्वास केंद्रों में भी इतनी व्यवस्था नहीं होती। मैंने तैयारी तेज कर दी और जल्द ही बस कुछ ही व्यंजन बचे थे। सॉस को भूनने का अंतिम चरण मशीनों के बस की बात नहीं है, इसे हाथ से ही करना पड़ता है। मैंने उस विशाल 30 पाउंड के लोहे के कड़ाहे को बड़ी आसानी से उछाला और पलटा, मानो वह मेरे हाथ का ही एक हिस्सा हो। फिया और सिलास ने जो देखा उससे वे दंग रह गए। उस 30 पाउंड के लोहे के बर्तन को इतनी कुशलता से संभालने के लिए कम से कम 10 साल के अभ्यास की आवश्यकता थी। लेकिन मैं तो अभी 20 साल का ही हूँ। क्या ये लड़का 10 साल की उम्र से ही करतब दिखाने का अभ्यास कर रहा होगा? अविश्वसनीय। आखिरकार 10 साल की उम्र में। कुछ देर बाद उबले हुए बंस और सोयाबीन का पेस्ट तैयार हो गया।
रेस्टोरेंट के बाहर खड़े लोग खुशी से झूम उठे और बड़े लोहे के गेट पर जोर जोर से दस्तक देने लगे, खासकर वे लोग जो कुछ सामान लिए हुए थे। बंदरों का सरदार चिल्ला रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर मैंने जल्दी दरवाजा नहीं खोला तो वह उसे तोड़ देगा। मैंने तुरंत सोफिया और साइलस को मदद के लिए बुलाया और हम तीनों ने मिलकर स्टीमर को उठाया। उबले हुए बंस निकालने और सोयाबीन पेस्ट से भरी बाल्टियों को दूसरे डिब्बों में बांटने के बाद साइलस ने रेस्तरां का दरवाजा खोला। वह जानवर बंदर बड़े समूह को अंदर ले गया। वे तुरंत अंदर घुस आए, उनकी आंखें लाल थीं और वे बेतहाशा चिल्ला रहे थे, मानो उन्हें उत्तेजक पदार्थ का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। यहां तक कि मैंने भी, जिसने ये सब शुरू किया था, ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हमेशा की तरह बंदर खाने की खिड़की के पास गया। जब उसने सफेद भाप में पके हुए बंस की कतारें देखीं, तो शेफ दंग रह गए। ये क्या बकवास है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या आज रात तुम मुझे बस इतना ही खिलाओगे? उस बंदर ने घबरा कर पूछा। साइलस नाराज दिख रहा था। तुम सबने श्री युन के हाथ का खाना खाया है ना? उसके बाद वे खाने के लिए कतार में लगने लगे। बंदर ने सिर हिलाया और फिर सबको कतार में लगने का निर्देश दिया। हर व्यक्ति की थाली में 2 बड़े उबले हुए बन और 1 चम्मच सॉस था। खाना देखकर वहां मौजूद लोग अवाक रह गए। खाना सचमुच बेहद घटिया था। सबसे पहले खाना ब्राम के गुर्गे गिगोलो को मिला, जिससे ब्राम का ही समर्थन प्राप्त था। ताय, जो हमेशा से ही इलाके में घमंडी और दबंग रहा था, अपनी थाली में रखे भाप में पके हुए बंस और थोड़ी सी चटनी को एक साथ ऊपर उठते हुए देख रहा था। मेज पर बैठे बैठे वह ऊंची बनावटी आवाज में बोल रहा था। वह चिल्लाया और चीखा, मैं पूरी रात से इसका इंतजार कर रहा था और मुझे ये मिला। अगर ये अच्छा नहीं है तो मेरे नखरे दिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। इतना कहकर उसने उबले हुए बन का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे डुबोया। उसने मुंह में सॉस का एक घूंट डाला और उसकी आंखें एकदम सिकुड़ गईं। उस अनोखे स्वाद ने उसके मुंह में एक धमाका कर दिया। हे भगवान, ये तो इंसान भी खा सकता है। शानदार खाना, उसने हैरानी से कहा और अपना खाना ऐसे खाने लगा जैसे वह अभी अभी किसी शरणार्थी शिविर से आया हो, जबकि बाकी लोग अपना खाना खा चुके थे। भाई जी को इस हालत में देखकर उन्होंने भी जी भरकर खाना खाया। सोयाबीन पेस्ट में डूबा हुआ भाप से पका हुआ बन जैसे ही उनके मुंह में गया, तीव्र स्वाद वाली चटनी किसी वीरान जगह से बाढ़ की तरह फूट पड़ी। उस सुगंध ने उनकी स्वाद कलियों पर एक झंझनाहट पैदा कर दी, आनंद का एक तात्कालिक विस्फोट जिसने कमरे को खुशी और आनंद से भर दिया और पूरा रेस्तरां प्रशंसा से गूंज उठा। खाने की खुशबू इतनी लुभावनी थी कि मेरे माता पिता ने इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं चखा था। ये स्पष्ट है कि ड्रैगन किंगडम का शीर्ष स्तर का शेफ उन साधारण शेफों से कहीं बेहतर है। अब हर कोई वह बस खाने के बारे में सोचता रहता है। मैं अब जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता। एक विला भी मुझे पकड़ नहीं सकता, तो अगर मैं बाहर निकल भी गया तो क्या करूंगा? बस यही स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। क्या बाहर जाने से बेहतर तो मैं मर जाऊंगी। ये शब्द सुनकर सोफिया का नजरिया चकनाचूर हो गया। मेरी मौ सोच में डूबी मेरी तरफ देखती रही, जबकि सोयाबीन पेस्ट में डूबा हुआ स्टीम्ड बन उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन साबित हुआ। ये तो सचमुच दिव्य कौशल है। ये तो कल के साधारण नूडल्स से भी कहीं अधिक अद्भुत है। साइलस इस लाजवाब व्यंजन को चखने के लिए बेताब था, लेकिन उसकी पहचान असामान्य थी और भोजन करने वालों के सामने ऐसा करना उचित नहीं था, इसलिए वह केवल चुपके से अपनी लार निगल सकता था। पिछली रात की तरह ब्लूम ने एक थमस भरा और फिर 2 घूंट लिए। छोटा भाई उत्साह से रेस्तरां से बाहर निकल गया। हालांकि पीटर उस सुबह नाश्ते के लिए नहीं आया था और न ही उसने किसी से खाना लाने के लिए कहा था, फिर भी मालिक के सामने इस तरह का प्रदर्शन बहुत उत्साहवर्धक था। अवसर हमेशा हाथ से निकल सकते हैं। नाश्ता आधे घंटे तक चला। खाने वालों ने उबले हुए बन का इस्तेमाल करके अपनी प्लेटों से सोयाबीन का पेस्ट तब तक खुरचकर साफ किया जब तक कि प्लेटें पूरी तरह से निखरी न हो गईं, एक भी बूंद बर्बाद नहीं हुई। जब से मैंने रसोई सहायक के रूप में काम करना शुरू किया है, बर्तन धोना बहुत आसान हो गया है। हर कोई पूरी ईमानदारी से हर दिन अपना खाना खत्म करता है, एक भी दाना नहीं बचता। कितना व्यर्थ। खाना खाने के बाद सभी लोग 2-3 के समूह में चले गए और रेस्तरां में केवल भाई जी ही रह गए। उन्होंने उस दिन खूब आनंद लिया था और उन्होंने अपनी कनपटी के बालों को संवारा। ट्रे लेकर मैं खाने की खिड़की के पास पहुंचा। वहां खाना परोसने वाली सोफिया थी। सुंदर महिला, कृपया 2 और उबले हुए बन और 1 चम्मच सोयाबीन पेस्ट दे दीजिए। सोफिया ने अपने पीछे रखे खाली इंसुलेटेड बॉक्स पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। सारे स्टीम्ड बंस खत्म हो चुके थे और तुम पहले ही 4 बार खाना मांग चुके थे।
क्या आपको यकीन है कि आप इसे अभी भी खा सकते हैं? उस आदमी ने ताना मारा। दिखावा करना बंद करो। खाना बनाते समय आप रसोई के कर्मचारी हमेशा अपने लिए कुछ बचा लेते हैं। जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। अरे मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सोफिया ने अपनी बाहें मोड़कर और उसे अनसुना करते हुए कहा। उस आदमी की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी और उसने ट्रे को उठाकर पटक दिया। सोफिया या ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपना शरीर थोड़ा सा एक तरफ खिसकाया और बड़ी आसानी से हमले से बच गया। ट्रे उसके पीछे दीवार से जोर से टकराए। वह आदमी और भी क्रोधित हो गया, उसका रूप रंग भयावह हो गया। वह भोजन परोसने वाली खिड़की वाले कमरे में घुस गया और सोफिया का चेहरा और शरीर देखकर दंग रह गया। वह वासना से भर उठा और उस पर टूट पड़ा। इससे पहले कि सोफिया बच पाती, पीछे से एक सरसराहट की आवाज आए और पीछे की रसोई से एक विशाल काली लहर उठी जो एक जोरदार धमाके के साथ मशीन गनर से टकरा गई। मैंने उसके चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह चक्कर खा गया और उसकी लड़ने की क्षमता डगमगा गई। हालांकि वह बहुत गुस्से में था, लेकिन मेरी भयानक ताकत के कारण वह मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। भला मैं उसे इस हालत में कैसे हरा सकता था? मुझ पर लोहे का एक बड़ा बर्तन फेंका गया, उसमें तो बहुत ताकत लगी होगी। भाई जी ने सहज ही 2 कदम पीछे हटते हुए मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम तो बस एक रसोइया हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पर इस तरह हाथ उठाने की? अरे क्या तुम्हें पता भी नहीं कि इस जिले में कौन मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है? बस देखते रहो। इतना कहकर भाई जी ने अपना आधा चेहरा ढक लिया और जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। चलो चलते हैं, साइलस ने फुसफुसाते हुए याद दिलाया। इस आदमी की पसंद कुछ हटके है और जिला जेल में इसके संपर्कों का जाल काफी पेचीदा है, खासकर ब्राउन के साथ इसका असामान्य रिश्ता। वह शायद ब्लूम को ढूंढने गया था। वह वास्तव में अपने पद का इस्तेमाल करके हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन इस जेल का एक अलिखित नियम है, गार्डों का काम व्यवस्था बनाए रखना है। जेल की सबसे बुनियादी व्यवस्था और कैदियों के बीच के आंतरिक संघर्ष आत्मा अनुशासन का एक रूप है जिनमें पहरेदारों को दखल नहीं देना चाहिए। फिर भी साइलस हठपूर्वक अपनी मनमानी पर अड़ा रहा। ब्रॉन के आने पर मैं उससे बात कर लूंगी, मैंने दांत पीसते हुए कहा। मैंने खूब सोचा, ब्रॉन वही मोटा ताजा आदमी होगा। सोफिया ने धीरे से मेरे होंठ को खींचा। उसने माफी मांगते हुए मेरी आस्तीन खींची। जैसे ही मैं कुछ बोलने ही वाला था, अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और ब्लूम अपने 2 साथियों के साथ तेजी से बाहर निकल आया। वह जल्दी में अंदर आया, मानो कुछ गड़बड़ हो गई हो। वह भाई जी से टकरा गया, जो अभी जाने ही वाले थे। भाई जी की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वे लगभग रोने ही वाले थे। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, मानो किसी सताई हुई पत्नी का हो। भाई लॉन्ग, उस कमीने रसोइये ने मुझे मारा। आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। वह रोई। ब्रॉन इस अचानक हुई हलचल से थोड़ा चौंक कर उसने उस दिशा में देखा जिधर वह आदमी इशारा कर रहा था और मुझे भी शांति से उनकी ओर देखते हुए पाया। ब्रॉन ने मुश्किल से अपनी घबराहट को काबू किया। मुंह के होंठ फड़फड़ाए और उसने जीगे के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। खाली रेस्तरां में थप्पड़ की तेज आवाज गूंजी और तुरंत बाद ब्लूम ने। वह मेरी ओर बढ़ी और दूर से ही एक सुंदर शालीन महिला मेरे सामने घुटने टेक कर बैठ गई। भाई यून, मुझे नहीं पता कि अपने अधीनस्थों को कैसे अनुशासित किया जाए, महोदय। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहा हूं। पल भर में पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। पास ही में मैकेनिक टोलिंग की तरह उसकी आंखें भी चौड़ी हो गई थीं, उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया था, वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। साइलस की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आई थीं। मानव रूपी राक्षस ब्रॉन ने मुझे देखकर, जैसे कोई चूहा बिल्ली को देखकर हैरान हो जाता है, वैसे ही सोफिया को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। जेल में कई सालों तक काम करने के बाद सोफिया ने पहली बार ब्लूम को इस तरह के भावों के साथ देखा था। ये भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। वह सदमे से भर गया था और उसकी आंखों में उत्साह की झलक भी थी, मानो उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। मेरी बहन, उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और धीमी, सवालिया आवाज में पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ब्लूम ने ईर्ष्या भरी मुस्कान दी। बॉस ने कहा है कि अब से आपको देखना मानो बॉस को ही देखना होगा। बॉस, चलिए मैं आपको अपने घर बुलाता हूं, वहां पहुंचने पर आपको कारण पता चल जाएगा। ब्लूम ने अपनी बात समाप्त की और बिना किसी अधीरता के सम्मानपूर्वक मेरी बारी का इंतजार किया। मैंने एक पल सोचा, तुरंत ही ब्लूम आगे आगे चलने लगी।
सेल 001 की ओर जाते हुए साइलस सोफिया को भी वापस वैकल्पिक जेल ले गया। जैसे ही वे गलियारे से बाहर निकल रहे थे, कैदियों की बहस सुनकर वह अचानक रुक गया और साइलस से पूछा कि क्या हो रहा है। साइलस ने भौहें चढ़ाईं और सोफिया को आवाज की दिशा में ले गया। आवाज थोड़ी और करीब आई और मुझे एहसास हुआ कि एक कैदी मुझे बुला रहा है। मैं जेल नहीं छोड़ूंगा, मैंने सोचा। भले ही मैंने अपनी पूरी सजा काट ली हो, मैं नहीं जाऊंगा। निकल जाओ, बाहर मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, केवल मूर्ख ही जाएगा। आओ, हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ये गालियां और अपशब्द सुनकर इससे अविला पूरी तरह से हैरान रह गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, बॉस, मैं सच कह रहा हूं। कल दोपहर मुझे पुलिस ने बुलाया था। काम खत्म होने के बाद मुझे उस शाम जोन 1 के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का काम सौंपा गया। वहां के सादे नूडल्स बहुत ही स्वादिष्ट थे। फिर मुझे पता चला कि जोन 1 में ही मौत की सजा पाए कैदियों का कार्यालय है। इसका कसूरवार चीन का एक मशहूर शेफ है, वही यांगचुन नूडल्स बनाता है। आज सुबह मुझे नूडल्स खाने की बहुत इच्छा हुई, इसलिए मैंने 1000 अमेरिकी डॉलर खर्च करके उबले हुए बंस और डिपिंग सॉस का एक सेट खरीदा। वेरा को लहजे में छिपी ईमानदारी पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन विषय वस्तु हद से ज्यादा चौंकाने वाली थी। सॉस वाले उबले हुए बंस के लिए $1000। क्या वह पागल हो गई थी? सिर्फ एक बार का खाना, ये कितना अच्छा हो सकता है? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या ये सचमुच इतना अच्छा है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक पल सोचा, फिर बोला, मालिक, कल रात उस नूडल्स को खाने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। वो इतना स्वादिष्ट था कि मेरा पेट उत्तेजित हो गया। अविला गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मिलर, उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कहा, आज दोपहर के भोजन में तुमने जो खाना खाया, उसमें से कुछ मेरे लिए लाने का कोई तरीका ढूंढो। मैं देखना चाहता हूं कि एक रसोइया क्या कर सकता है। उसमें वास्तव में कितनी कुशलता है। क्या एक बार का खाना मुझे रात भर जगाए रखने के लिए काफी है? मेरे पीछे खड़ा आदमी थोड़ा पसीने से भीगा हुआ था। ठीक है बहन, उसने कहा, दोपहर होने वाली है। आज सुबह सोफिया और मैं रसोई में जल्दी ही काम में जुट गए। हमने आज दोपहर के भोजन के लिए कुछ नई सामग्रियां मिलाई, इसलिए मेरे पास चुनने के लिए और भी व्यंजन थे। मैं जो खाना बनाने जा रही हूं, वह चीनी फिल्म और टेलीविजन संस्कृति के सार को समाहित करने वाला एक भव्य व्यंजन है। मैं इसे बनाते समय सोफिया को इसके बारे में समझा रही हूं और यद्यपि प्रगति धीमी है, थोड़ा समय लगा, लेकिन सोफिया के सीख जाने के बाद मुझे खुद नहीं करना पड़ेगा। आधे घंटे बाद उन दोनों ने आखिरकार खाना बना लिया। वे इसे लगभग 10 मिनट और धीमी आंच पर पकाएंगे। खाना परोसे जाने से ठीक पहले रेस्तरां के दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनाई दी। ग्राहक खाना खाने के लिए कह रहे थे। उसी क्षण सुरक्षा दल के कैप्टन मार्टिन दूसरे दरवाजे से अंदर आए। रेस्टोरेंट में कदम रखते ही लेदर जैकेट और छोटे बालों वाले पीटर ने अपना कॉलर सीधा किया और बड़े लोहे के गेट को खोलकर आत्मविश्वास से आगे आगे चलने लगा। अपने गुर्गों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाते हुए वह खूंखार बंदर और उसके लगभग 1 दर्जन साथी खाने की खिड़की से अंदर दाखिल हुए। मुझे देखते ही वे सब एक सीधी कतार में खड़े हो गए। एक आदमी 90 डिग्री के कोण पर मेरे पास आया और भाई यून, भाभी कहकर मेरा अभिवादन किया। मैं मुस्कुराए और सिर हिलाया। मजाक करना बंद करो, जल्दी करो और भाइयों को उनका खाना दो, मैंने कहा, और मेरे पीछे पीछे 20 मंकी और उसके गुंडे भी आ गए। पास ही खड़ी सोफिया अचानक 90 डिग्री के एक और झटके से चौंक गई। हालांकि उसने अपने प्रयासों से जोन 1 में शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। इस तरह का व्यवहार देखकर मार्टिन, जो अभी अभी चलकर वहां आया था, वहीं जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें बेजान हो गईं। वह मेरी ओर इशारा करते हुए हकलाने लगा। बोल पाने में असमर्थ उस जानवर बंदर ने मुझे लापरवाही से उंगली उठाते हुए देखकर व्यंग्यपूर्वक कहा, कैप्टन मार्टिन, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत ने एक समूह बनाया है। पीटर, कुछ ही दूरी पर खड़े अपनी निगाहें इस जगह से हटाए बिना मार्टिन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वह अपना खाना लेने के लिए रेस्तरां से बाहर चला गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान जब क्रू ने देखा कि लंच में उबले हुए बंस हैं, तो सब लोग बहुत खुश हो गए। बड़े बड़े सफेद बंस की खुशबू बाकी सब चीजों से कहीं बेहतर थी। जहां तक स्टू की बात है, उसे तो किसी ने छुआ भी नहीं। जैसे ही यह सामने आया, सबकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, मुझे तो उबले हुए बंस सबसे ज्यादा पसंद हैं, ब्रेड तो बिल्कुल बेकार है। युनगे का खाना तो सचमुच लाजवाब है। वाह,
अपने साथी खिलाड़ियों की तारीफ सुनकर मुझे एक अजीब सी उपलब्धि का एहसास हुआ। कभी कभी ये लोग वाकई बहुत प्यारे होते हैं। इस बीच एरिया बी में एवी अपने सामने रखी 2 ट्रे को देखते हुए, जिनमें से बाईं ओर 2 बड़े उबले हुए बन और दाईं ओर स्टू था, सूट पहने मिलर, जिनकी नाक थोड़ी भरी हुई थी और हाथ थोड़े पसीने से भीगे हुए थे, ने कहा, महोदया, ये सारा खाना है, कृपया थोड़ा चखिए। अपनी दाहिनी ओर रखी थाली से आती खुशबू को सूंघकर अविला ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी उंगली उसमें डुबो दी। जैसे ही सुगंधित स्टू उसके मुंह में गया, अविला ने धीरे से चबाया और उसकी समृद्ध चिकनी बनावट उसकी जीभ की नोक से उसके मस्तिष्क तक फैल गई। एक सचमुच अद्भुत स्वाद। उस अनुभूति ने लगभग उसे स्तब्ध कर दिया। कांटे को पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह बोलने की क्षमता खो बैठी हो, उसकी जुबान पूरी तरह से सुन्न हो गई हो। अपने मस्तिष्क के भाग्य से बेखबर, केवल अपने मुंह में व्याप्त उत्तम स्वादों का आनंद लेते हुए एविला की आंखों से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। सफेद वस्त्र पहने उसके बगल में खड़ा मिलर अवाक रह गया। बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? क्या उन शरारती बच्चों ने आपको जहर दे दिया? मिलर ने अपनी बॉस को अजीब व्यवहार करते हुए देखकर तरह तरह के अनुमान लगाए, जबकि एविला चुप रही। उसने मिलर को इशारा किया कि वह ज्यादा न सोचे, फिर संतुष्ट भाव से अपने उबले हुए बंस और स्टू को चट कर गया। उसने 2 बड़े बंस खत्म कर दिए और स्टू लगभग खत्म हो चुका था। मुझे और चाहिए, क्या और भी है? मिलर हैरान रह गया। और नहीं, अविला मेइमू ने मिलर की ओर मुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सेक्टर बी, हमारे पास एक बेहद प्रतिभाशाली शेफ है, लेकिन जोन बी में ऐसा कोई शेफ नहीं है। अगर यही स्थिति बनी रही तो हर कोई जोन ए में जाना चाहेगा और जोन बी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वार्डन के कार्यालय को जल्द ही सूचना मिली कि ब्लॉक बी के कैदी विद्रोह की योजना बना रहे हैं। वे दोपहर के व्यायाम के समय एक जोरदार सभा आयोजित करने वाले थे। धिक्कार है, क्या वे पागल हैं? अविला ने ये सब कैसे किया? मार्टिन ने ठंडे पसीने को पोंछा। मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी मांगें बहुत स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि वे शेफ बदल रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जो कीड़े जैसा दिखता हो। वार्डन पागल हो गया है। क्या शेफ एल चीन से नहीं है? वे उसके बनाए घिनौने पकवान खाना चाहते हैं। एक और, बॉस, मुझे जेल के कोल्ड स्टोरेज में बहुत थोड़ी मात्रा में जमा हुआ मांस मिला। मैंने उसे खोला और वाह, बैल का लिंग, सुआ का लिंग, घोड़े का लिंग, हर तरह के लिंग। दिलचस्प। उन्होंने सारी सामग्री मिलाकर अपनी खास चटनी का एक छोटा जार बनाया, जिसे वे अपने लिए रखना चाहते थे। हालांकि रसोई में कर्मचारियों की कमी के कारण उन्होंने महामारी प्रभावित क्षेत्र से मुझे थोड़ी चटनी भेजी। एक लड़की का तबादला यहाँ हुआ था। जब बेई ने मुझे देखा तो उसने ठंडी सी आवाज में कहा, क्या सोफिया, तुम्हारा मतलब है कि यह वही चीन की मशहूर शेफ है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? बेई, मजाक करना बंद करो। भाई यून के खाना बनाने के हुनर वाकई कमाल के हैं। छी, वो तो साफ तौर पर एक क्रूर इंसान है। मेरा समय बर्बाद मत करो। उसने अपनी बात पूरी ही की थी कि बीच में ही टोक दिया। उसने मेरी गर्दन के पीछे से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, नहीं, छोड़ो छोड़ो। लेकिन मैंने अपना चेहरा सीधा रखा। सोफिया ने मुझसे विनती नहीं की। उस युवती ने रोते हुए कहा, यह मेरी गलती है, मुझे छोड़ दो। चलो, मैंने अभी अभी खाना बनाना शुरू किया है। खाना बनाते समय सोफिया की नज़र रसोई के कोने में रखे जैम के एक छोटे जार पर पड़ी। उसे याद आया कि मसाले डालने के बाद बाकी सामग्री, सब कुछ स्वादिष्ट लगेगा। मेरा इरादा तो बस थोड़ा सा डालने का था, लेकिन मेरा हाथ फिसल गया और पूरी बोतल गिर गई। कोई बात नहीं, है ना? इस बीच काले रंग की वजह से गिरोह के सरगना ने तुम्हारे खिलाफ हत्या का फरमान जारी किया है। जिला सी का एक खूंखार अपराधी जल्द ही रिहा होने वाला है। वह हंसते हुए बोला, गिरोह का रसोया, है ना? उम्मीद है आज रात पकड़े नहीं जाओगे। मुझे निराशा हुई कि कैदियों ने हमेशा की तरह जल्दबाजी में अपना खाना खाया, लेकिन वे देर रात न तो शांत थे और न ही शोर मचा रहे थे। इसके विपरीत वे सभी हौंफ रहे थे, उनकी आंखें लाल थीं। इसी बीच जेल के गलियारे में हत्यारा बड़ी कुशलता से निगरानी कैमरों से बच निकला। एक माहिर हत्यारे के तौर पर उसे यह काम लगभग मुफ्त की कमाई जैसा लगता था। रिवर प्रिजन को एक अभेद्य किले के रूप में जाना जाता था, लेकिन अंततः वही एकमात्र व्यक्ति था जो वहां आ जा सकता था। युवा शेफ सबसे पहले नहीं पहुंचा था। इसी बीच ब्लूम को ऐसा लग रहा था जैसे वह आग में जल रहा हो। उसकी आंखें लाल चमक उठी, उसका चेहरा विकृत हो गया और एक तीव्र ऊर्जा का प्रवाह हुआ। भयानक आग भयंकर रूप से जल रही थी, जिससे वह लगभग पागल हो रहा था।
तभी ब्लूम ने अचानक बाहर कुछ भयावह देखा। जी हाँ, इस बार हत्यारा कोठरी के दरवाजे के करीब आ रहा था। ब्लूम की आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह, क्या बात है, उसने सोचा। उसने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अरे भाई, तुमने अपना साबुन गिरा दिया। तभी बगल वाले घर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। कमरे में रहने वाले साथी ने बताया कि पूरी रात पानी इधर उधर उछलता रहा, जिससे सोना नामुमकिन हो गया। सुबह होते होते हत्यारा पूरी तरह से पनगु हो चुका था, मानो उसका सारा रस निचोड़ लिया गया हो। गलियारे में औंधे मुंह लेटे हुए यान मान को जेल गार्डों के आते ही आपातकालीन उपचार के लिए ले जाया गया। इस बीच ब्लैक हैंड क्लैन परिसर के अंदर गिरोह का सरगना आराम से अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहा था। ओह जान, क्या हाल चाल? चिंता मत करो बॉस, हमने कल रात ही अपना काम कर दिया। वो लड़का आज मर जाएगा, वो जल्द ही फोन करेगा। सुनो। इसके बाद जैक का चेहरा पीला पड़ गया। बॉस, हत्यारे ने बताया कि मिशन नाकाम रहा। उस पर घात लगाकर हमला किया गया और उसे लगभग जान से मार डाला गया। गिरोह का सरगना चौंक गया। ये चीनी लोग तैयार लग रहे थे, उन्हें पहले से सूचना मिल गई होगी। मेरी पूरी तरह से जांच करो। अगली ही सुबह मैं को महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए खाना बनाने के लिए इस क्षेत्र में लाया गया था। अन्य स्थानों के विपरीत इस जगह पर 10 से भी कम कैदी थे, जिनकी पहचान बेहद रहस्यमय थी, और वे रहते थे। सभी कमरे डीलक्स सिंगल कमरे थे, जिनमें घूमने फिरने की काफी सुविधा थी। जब मैं पहुंचा तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके बाल सफेद थे। उनसे बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि वे इसका सबसे बड़ा दोषी रिक हेनरी है, जो हेनरी परिवार का पूर्व मुखिया है। वह और उसके कुछ पुराने दोस्त 80 साल की उम्र में एक बड़ी दावत करने वाले हैं, और वह चाहता है कि मैं उसकी जिम्मेदारी संभालूं। याद रखना बूढ़े आदमी, आपका बेटा मांस नहीं खाता, जिससे आप दुविधा में पड़ गए हैं। जेल की रसोई में सीमित संसाधन हैं, और जन्मदिन की दावत के लिए कम से कम 18 व्यंजन चाहिए, और उनमें से कोई भी मांसाहारी नहीं हो सकता। अब क्या करें? तभी साइलस एक नई मशीन क्लाउड पिजन लेकर आया। वार्डन ने बताया कि आजकल कैंटीन का खाना अच्छा हो गया है, इसलिए उन्होंने कुछ उपकरण बढ़ा दिए हैं। यह चीन से आयातित टोफू और चिकन देखकर आपकी आंखें चमक उठीं। आपको एक विचार आया। आपने एक सूची बनाई और उसे ओल्ड हेनरी को भेज दिया, उनसे अनुरोध किया कि वे अपने संपर्कों का उपयोग करके सामग्री तैयार करवाएं। पास ही खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने झुककर पूछा, क्या ये आपके जन्मदिन की दावत की सामग्री की सूची है? चीन का वो लड़का तो वाकई समझदार है, जानता है कि आप किसी भी चीज को काट नहीं सकते। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको सिर्फ टोफू ही खाना होगा, एक बूढ़े आदमी ने बीच में कहा, और उसने तो ये भी कहा था कि उसने बूढ़े लोगों को दिखाने के लिए चीन से एक बेहतरीन शेफ को बुलाया है, लेकिन भला किसने सोचा होगा। वाह, इन्होंने तो बढ़िया ठंडे व्यंजन भी तैयार कर रखे हैं, बूढ़े हेनरी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वे मांस नहीं खाते, फिर भी सूची में कई महंगे शाकाहारी व्यंजन मौजूद थे। वहां कुछ नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि वो बदमाश क्या कर सकता है। अगर उसने मेरे जन्मदिन की दावत में देरी की तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जाओ। खाना पकाने और देखरेख में मदद के लिए व्हाइट मेज को भेजते हुए साइलस ने दबी आवाज में चिंता की सांस ली। व्हाइट मेज उस क्षेत्र का स्थानीय रसोइया था, जो साल में केवल 3 या 4 बार ही आता था। उसका पूर्ववर्ती 3 सितारा शेफ, वाह, लगता है बूढ़ा हेनरी भाई यून से पूरी तरह निराश है। एक दिन बाद व्हाइट डेमन रसोई में मेरे खाना पकाने के कौशल से पूरी तरह मुग्ध हो गया। अचानक रसोई के चाकू ने टोफू को फीनिक्स में बदल दिया। हे भगवान, इतने भारी चाकू को इतनी कुशलता से कैसे चलाया जा सकता है? ये तो कमाल है। जल्द ही समय हो गया और व्हाइट डेविल खीरे के सलाद, सूखे टोफू और मूंगफली से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर आया। बूढ़े व्हाइट ने हंसते हुए कहा, इतना बड़ा कटोरा? ये तो बिल्कुल देहाती है हेनरी। ये वो उच्च स्तरीय आलीशान चीनी व्यंजन तो नहीं है जिसकी बात आप कर रहे थे। क्या इनके रसोइयों को बड़े बड़े बर्तनों में बस इतना ही पकाना आता है? अजीब बात है। सहायक का चेहरा मिट्टी के बर्तन की तली की तरह काला पड़ गया। धिक्कार है, अब तुम्हारी बारी है। उसे अपना कवच तोड़ने पर मजबूर करो। श्वेत दानव के होंठ फड़फड़ाए। ये बूढ़े लोग कुछ नहीं जानते, उसने मन ही मन सोचा। मेरा उसकी पाक कला मास्टर यून से कहीं कमतर है। इस बयान ने आसपास मौजूद सभी को चौंका दिया। बायमो एक मिशेलिन 3 स्टार शेफ थे, क्या यून लैन सचमुच उनसे बेहतर हो सकती थी? ओल्ड व्हाइट हंसते हुए उसने कहा, तो फिर इस बूढ़े आदमी को तुम्हारा भद्दा झूठ बेनकाब करने दो।
इतना कहकर बूढ़े वाइट ने चॉपस्टिक से खाने का एक टुकड़ा मुंह में डाला और अचानक उसकी पुतलियां तेजी से फैल गईं। उसका बूढ़ा शरीर अपनी जगह पर जमा हुआ ही रहा।